जैसा कि आप लोग को पता है, यूपी टीजीटी पीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। तो अभी आपको कर देनी चाहिए अपनी तैयारी को बहुत ही तेज। तो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं एक चैप्टर के हर उस एमसीक्यूज और असर्शन रीजन टाइप और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन से, जिससे सिंगल चैप्टर का रिवीजन आपका सिर्फ एक ही वीडियो में हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ये एक सिंगल वीडियो देखने के बाद आपको एग्जाम में इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। आप लोग को क्या करना है, आप लोग सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिए, खुद आंसर सोचिए, अपने आंसर्स को या फिर खुद सोच के रखिए या फिर कमेंट में लिखिए। और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which enzyme is used to join DNA fragments during recombinant DNA technology? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टाइम पे कौन सा एंजाइम यूज होता है जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए काम करता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड ऑप्शन डी इज आरएनए पॉलीमरेज। अभी आप लोग आंसर बताइए अगर आपको पता है। हम एक एक सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनका फंक्शन होता है। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में हेल्प करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन होता है, इट इज पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट अगर देखें डीएनए लाइगेज क्या होता है? डीएनए लाइगेज हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि डीएनए लाइगेज क्या करता है? टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है डीएनए लाइगेज। कौन सा डीएनए लाइगेज यूज होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या यूज होता है? T4 डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा डीएनए लाइगेज का यूज होता है। तो इट इज T4 डीएनए लाइगेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ पे यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब आपने पीसीआर पढ़ा होगा, पीसीआर में होता है रिवर्स पीसीआर। ठीक है। रिवर्स पीसीआर इज अ टाइप ऑफ पीसीआर। तो उसमें क्या होता है? जब जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जब जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है तो उसको डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। आरएनए पॉलीमरेज का यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डीएनए लाइगेज, जो कि ज्वाइनिंग का हेल्प करता है। ठीक है। इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म इसके लिए है, इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। कि इसको डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया है। टिश्यू कल्चर अलाउज प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। रीजन क्या दिया है? ऑल सेल्स इन टिश्यू कल्चर अंडरगो मियोसिस बिफोर रीजेनरेशन। पहला असर्शन क्या दिया है कि टिश्यू कल्चर क्या करता है? अलाउ करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स का। ठीक है, ये दिया है। रीजन उसका क्या दिया है? ऑल द सेल्स इन टिश्यू कल्चर अंडरगो मियोसिस बिफोर रीजेनरेशन। तो ये सही होगा कि नहीं? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करें तो टिश्यू कल्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। टिश्यू कल्चर बेस्ड किस पे होता है? टिश्यू कल्चर अगर बात करें तो टिश्यू कल्चर बेस्ड होता है टोटीपोटेंसी पे। ठीक है। सेलुलर टोटीपोटेंसी पे बेस्ड होता है। अब ये सेलुलर टोटीपोटेंसी क्या होता है? कोई एक सिंगल सेल से आप हर टाइप के, किसी भी टाइप के अगर सेल को फॉर्म कर सकते हो तो उसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो टिश्यू कल्चर बेस्ड होता है सेलुलर टोटीपोटेंसी पे। ठीक है। अगर टिश्यू कल्चर के फादर की बात करें तो फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन थे? ये थे हैबरलैंड। ये थे हैबरलैंड।
हैबरलैंड कौन थे? फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के फादर कौन थे? हैबरलैंड थे। टिश्यू कल्चर क्या होता है? इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, ऑर्गन्स, एम्ब्रियो, एंथर या फिर ओव्यूल या फिर मेरिस्टम, और वो इन सब का यूज करके आप एंथर का, ओव्यूल का और मेरिस्टमेटिक टिश्यूज का, इन सब का सिर्फ टिश्यूज का यूज करके आप होल प्लांट को बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस होती है हमारी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती। टिश्यू कल्चर में मियोसिस नहीं देखने को मिलता है, इसमें सिर्फ माइटोसिस होती है। माइटोसिस की वजह से सेम टाइप ऑफ प्लांट्स बनते हैं, इसमें कोई भी मियोसिस देखने को नहीं मिलती। तो हमारा असर्शन तो सही है बट रीजन यहाँ पे गलत है, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें सिर्फ मियोसिस सिर्फ माइटोसिस होती है, टिश्यू कल्चर में सिर्फ माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। क्लोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू माइटोसिस, नॉट द मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होता टिश्यू कल्चर में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, कॉलम 1 विथ कॉलम 2। इको R1 टी प्लाज्मिड टैग पॉलीमरेज GFP। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेक्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्मोस्टेबल एंजाइम एंड रिपोर्टर मार्कर। ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप लोग आंसर सोच लीजिए। ठीक है, अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। अगर इको R1 को देखें तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन फॉर एस्टेरिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं, ये ई कोलाई से मिलता है। ठीक है, ई कोलाई से इसका फॉर्मेशन क्या आता है। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है? ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिस फेसियंस से, जो एक बैक्टीरिया होता है। टीआई प्लाज्मिड कहाँ से होता है? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से ऑब्टेन होता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड में क्या होते हैं? कुछ जीन्स होते हैं। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड में जीन्स होते हैं किसके? दे हैव जीन्स ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन के जीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेल्स का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड में होता क्या है? टीआई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये ट्रांसफर करता है टीडीएनए को। ठीक है, और ये टीडीएनए क्या करता है? टीडीएनए के पास ये जीन्स होते हैं जिसमें साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन होते हैं, तो ये सेल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये कॉज करते हैं क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज कॉज करते हैं कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, ये इसके बारे में होगा। टैग पॉलीमरेज कहाँ से होता है? टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है। इट इज अ टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम आर्की बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रियॉन्स और बैक्टीरियल सारी भी चीज़ें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, उनके डिजीजेस, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आपसे वो वीडियो मिस ना हो। ठीक है, बैक टू आवर टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या होता है? थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया जाता है। ये क्या होता है? थर्मोस्टेबल होता है, ये हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको पीसीआर में यूज़ किया जाता है। पीसीआर की जब प्रोसेस की जाती है तो उसमें टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। जीएफपी क्या होता है? जीएफपी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। ठीक है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। इसका क्या फंक्शन होता है? ये ऐसा टाइप ऑफ प्रोटीन है, अगर कोई सेल है, नॉर्मली सेल है, अगर इसमें जीएफपी एब्सेंट है या फिर ऑफ है, ठीक है, मान लो अगर हमने ऑफ देखा तो ये फ्लोरेसेंस नहीं शो करेगा। ठीक है, ये चमकेगा नहीं, ऐसे आप समझ सकते हो। और अगर जीएफपी प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कहीं सेल्स में जीएफपी प्रेजेंट है तो वो सेल्स बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? फ्लोरेसेंट शो करती हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं? ठीक है, अब हमारा ये हो गया, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके मैच कर लेते हैं, किससे मैच करते हैं। ठीक है, इको R1 क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है आपने पढ़ा होगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। टीआई प्लाज्मिड टाइप ऑफ वेक्टर होता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम। जीएफपी इज अ रिपोर्टर मार्कर, ये मार्कर की तरह यूज करते हैं क्योंकि जीएफपी जिस सेल में रहेगा वो सेल फ्लोरेसेंट शो करेगी।
ठीक है, तो इसकी वजह से इसको रिपोर्टर मार्कर की तरह यूज कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, ए का सेकंड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा, ये होगा, ये दोनों नहीं होगा, तो ऐसे एलिमिनेट करना आप सीखो। टैग टीआई प्लाज्मेट क्या होता है, वेक्टर होता है, तो बी का फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसमें बी का थर्ड है तो नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू विच पेस्ट ग्रुप। बीटी कॉटन किस पेस्ट ग्रुप से रेजिस्टेंट होता है, फंजाई, निमेटोड्स, वायरसेस एंड लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स विच इज बुलवॉर्म्स। ठीक है, बॉलवॉर्म्स बोलते हैं। तो बीटी कॉटन किससे रेजिस्टेंट होता है, अगर बीटी कॉटन की बात करें तो अगर फर्स्ट बीटी क्रॉप कौन सा था, तो वो बीटी कॉटन था। बीटी कॉटन इज अ फर्स्ट बीटी क्रॉप। क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट बीटी क्रॉप कौन सा होता है, इट इज बीटी कॉटन। ठीक है, ये बीटी कॉटन होता है। और इसमें क्या होता है, बीटी कॉटन में जीन्स होते हैं। कौन से जीन्स होते हैं, क्राई जीन्स होते हैं। ये क्राई जीन्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स एंड बोलवॉर्म को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, होता क्या है इसमें, कौन से तरीके के कुछ टाइप्स ऑफ क्राई जीन्स होते हैं, क्राई सेकेंड ए बी होता है एंड क्राई फर्स्ट एसी होता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये बोल वॉर्म्स को करते हैं कंट्रोल। एंड एक और होता है क्राई फर्स्ट ए बी, ये किसको डिस्ट्रॉय करता है, इट डिस्ट्रॉयज कॉर्न बोरर। ठीक है, कॉर्न बोरर को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके जीन्स याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये दोनों जीन्स इसके लिए होता है और क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। बीटी कॉस्टन जो होता है वो इंसेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट बना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखते हैं। In micropropagation, the stage where plantlets are gradually exposed to natural condition is called। अगर माइक्रो प्रोपगेशन को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, अगर टिश्यू कल्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो टिश्यू कल्चर को अगर डिटेल में देखो, स्टेप्स अगर बात करें, स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आप करते हैं कि एक्सप्लांट का सिलेक्शन करते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का सिलेक्शन क्या होता है, अभी ये एक्सप्लांट क्या होता है, एक्सप्लांट वो होता है कि प्लांट का वो पार्ट जिससे हमको टिश्यू कल्चर करवाना है। ठीक है, ये एक्सप्लांट क्या हो सकता है, इट कैन बी एंथर, इट कैन बी ओव्यूल और इट कैन बी मेरिस्टम एज वेल। ठीक है, ये चीजें हो सकती है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि इनमें से क्या हमको लेना है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक्सप्लांट का सिलेक्शन हमने कर लिया, फिर इसके बाद इसको हमको करना पड़ेगा स्टेरिलाइज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन करेंगे ताकि जो भी इनमें एक्सप्लांट में माइक्रोब्स हो वो डिस्ट्रॉय हो गए। थर्ड स्टेप में क्या होता है, अभी थर्ड स्टेप में हमको मीडिया प्रिपरेशन करना है। मीडिया प्रिपरेशन, अब मीडिया क्या होता है, मीडिया वो होता है, एक मान लो हमने ये स्ट्रक्चर लिया, एक बोल लिया, उसमें हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे एलिमेंट्स डालेंगे जो हमको प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली जो मीडिया यूज करते हैं हम एमएस मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, एमएस मीडिया का, अगर आपको एमएस मीडिया के बारे में कुछ पता है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन। एमएस मीडिया का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एमएस जो ये वर्ड यूज होता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मैं आगे डिस्कस करूंगी क्वेश्चंस में, तो उसके लिए आप बने रहेगा। ठीक है, एमएस मीडिया बनाया हमने, मीडिया का प्रिपरेशन किया, इस मीडिया में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाइटामिन्स होंगे, कुछ हार्मोन्स होंगे, वो सारी चीजें जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देन फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने मीडिया को प्रिपेयर कर लिया, फिर अब हम करेंगे ये जो एक्सप्लांट को डाला लिया है उसको हम मीडिया में ट्रांसफर करेंगे। तो हम करेंगे इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का हम क्या करेंगे, इनोकुलेशन करेंगे, इसको मीडिया में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, अब हमने मान लो ये लिया था, मान लो हमने एक सेल लिया कोई भी, इसको यहाँ पे डाल दिया मीडिया में। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक स्ट्रक्चर का जिसको हम कैलस बोलते हैं। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता, कैलस इज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अनडिफरेंशिएटेड
मास ऑफ सेल्स। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैलस क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने जब एक्सप्लांट को डाल दिया यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन हुआ, कैलस का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, कैलस फॉर्मेशन। कैलस क्या होता है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है। कैलस का फॉर्मेशन हुआ। अब कैलस का फॉर्मेशन होने के बाद कैलस में डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, कैलस में होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होगा। अभी डिफरेंशिएशन कैसे होगा कैलस में, हम जो हार्मोन्स देते हैं उसके बेसिस पे होगा। कैसे, देखो, अगर हमने ऑक्सिन ज्यादा दिया साइटोकाइनिन के कंपैरिजन में तो क्या होगा, तो होगी रूटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोजेनेसिस, ठीक है। और अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सिन से तो हमारा होगा कोलोजेनेसिस, जिसको हम शूटिंग कहते हैं, शूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया, ऑक्सिन ज्यादा दिया तो रूट बनेगा, साइटोकाइनिन ज्यादा दिया सी के तो शूट बनेगा, ठीक है। तो ये कैलस का फॉर्मेशन होगा, कैलस डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। अभी कैलस का डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब होगा ये कैलस डिफरेंशिएट हो गया, अगर हमको रूटिंग हो गई, शूटिंग हो गई, ठीक है। फिर अब हम इसको डालेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट में जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे उस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्लेमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन, एक्लीमेटाइजेशन बोलते हैं, या फिर इसको हेयरिंग बोलती हैं, ठीक है, हार्डनिंग बोलते हैं, और हार्डनिंग। तो इस प्रोसेस को हम एक्लीमेटाइजेशन या फिर हार्डनिंग बोलते हैं। हार्डनिंग में क्या होता है, ये जो कैलस डिफरेंशिएटर होता है इसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, ग्रो करेगा एक नए प्लांट में, ठीक है। एक्लीमेटाइजेशन एंड हार्डनिंग क्या होता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ कैलस इनटू सॉइल, सॉइल में कैलस का ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए टिश्यू कल्चर में। एक्सप्लांट का सिलेक्शन किया, स्टेरलाइजेशन किया, मीडिया प्रिपरेशन किया, फिर इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट हुआ, फिर कैलस का फॉर्मेशन हुआ, कैलस डिफरेंशिएशन हुआ, देन हुआ हार्डनिंग, जिसको हम सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो भी दिया था उसको देख लेते हैं। इन माइक्रो प्रोपगेशन द स्टेज वेयर प्लांटलेट्स आर ग्रेजुअली एक्सपोज टू नेचुरल कंडीशन इज कॉल्ड। नेचुरल कंडीशन में जब एक्सपोज किया जाता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा, उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा कैलस डिफरेंशिएटेड होगा उसको हम सॉइल में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन या फिर हार्डनिंग। तो आई होप ये समझ में आओगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नहीं समझ आए तो ये वीडियो आप थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। असर्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिजर्स। रीजन क्या दिया, दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक रिकग्निशन सीक्वेंसेस। ये क्या है, ये सारे 4 ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको पता है तो आप आंसर बता सकते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ पॉइंट्स को। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट वाज हिंड सेकंड, इट वाज हिंड सेकंड। हिंड सेकंड क्या था, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, जिसको किसने दिया था, आर्बर नाथन ने, आर्बर नाथन एंड स्मिथ ने, एंड स्मिथ ने इसको दिया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट वाज हिंड सेकंड, ठीक है। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एक टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस होता है जो कि इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस अगर आपने पढ़ा होगा, एंडोन्यूक्लियस की बात कर न्यूक्लियस अगर बात करें, सॉरी, इफ यू सी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये आउटर फॉस्फोडाइएस्टर जो पेरिफेरी पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं उनको कट करता है, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो बीच वाले, वो इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। कौन से बॉन्ड को, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन था, हिंड सेकंड। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास एक चीज होती है, स्पेसिफिक साइट्स होते हैं, स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट्स, रिकग्निशन
साइट। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास ये स्पेशल चीज होती है जिसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है, जो कैसी होते हैं, पैलिंड्रोम होते हैं। पैलिंड्रोम क्या होते हैं? मान लो आपने ये पैलिंड्रोम में आपने लिखा मलयालम, आपने लिखा, ठीक है, तो आप अगर ऐसे पढ़ो या फिर ऐसे पढ़ो, दोनों से पढ़ते टाइम पे सेम ही प्रोनाउंसिएशन आएगा, तो वो होता है पैलिंड्रोम। जैसे अगर इको आर वन की बात करें, इको आर वन, तो इसके लिए जो पैलिंड्रोम होता है, इसके लिए पैलिंड्रोम क्या होता है? इसके लिए होता है GAATTC। तो अगर इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो यहाँ से GAATTC, तो दोनों साइड से वैसा ही हुआ, 3:5, 3:5, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो भी सेम है, ऐसे पढ़ोगे तो भी सेम है। तो ये होते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। तो ये क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, सही है, क्योंकि वो एंडोन्यूक्लियसेस की तरह काम करते हैं, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। असर्शन इज राइट। रीजन बिकॉज दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 हो गया, 7 देखते हैं, ठीक है। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली इंजीनियर टू एनहेंस। गोल्डन राइस जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाता है किस चीज को एनहेंस करने के लिए? प्रोटीन कंटेंट, आयरन कंटेंट, स्टार्च कंटेंट, बीटा कैरोटीन और विटामिन ए कंटेंट। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। गोल्डन राइस की अगर बात करें तो इसको किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय पीटर बोयर। ठीक है, पीटर बेयर ने इसको डिस्कवर किया था इन 1990 में। 1990 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, गोल्डन राइस बनाया क्यों गया था? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन का कंटेंट इंक्रीज करने के लिए इसको बनाया गया था, जो कि हेल्प करता है टू क्योर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को सही करने में ये हेल्प करता है, जिसको हम जीरोप्थैल्मिया बोलते हैं, जीरोप्थैल्मिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया को क्योर करने में हेल्प करता है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से ये येलो दिखता है। ठीक है, ये येलो इसी की वजह से दिखता है। ठीक है, इसकी वजह से जो राइस होता है वो येलो दिखता है और उसका नाम गोल्डन राइस पड़ा है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक और चीज है, आयरन कंटेंट बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड पोटैटो का फॉर्मेशन होता है। फोर्टिफाइड पोटैटो बनाया गया, पोटैटो बनाया गया, इसमें क्या होगा? आयरन कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो ये हेल्प करेगा एनीमिया, एनीमिया को सही करने में, ब्लड की जो कमी हो जाती है उसको सही करने में हेल्प करता है। तो आयरन कंटेंट फोर्टिफाइड पोटैटो में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। टोटिपोटेंसी refers to the ability of cells to divide indefinitely, produce roots only, regenerate a whole plant, resist pathogen। तो आप बताइए आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा टोटिपोटेंसी क्या होती है, किसी एक सिंगल सेल से आप होल प्लांट या फिर होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हो, तो वो होती है सेलुलर टोटिपोटेंसी। हमारा टिश्यू कल्चर सेलुलर टोटिपोटेंसी पे ही बेस्ड होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रीजनरेट अ होल प्लांट, डिवाइड करता है इंडेफिनेटली, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच टेक्निक इंट्रोड्यूसेस फॉरेन डीएनए डायरेक्टली इनटू प्लांट सेल्स यूजिंग हाई वेलोसिटी मेटल्स पार्टिकल्स? कौन सी टेक्निक इंट्रोड्यूसेस फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल्स? प्लांट सेल्स की बात कर रहा है, ठीक है। यूजिंग हाई वेलोसिटी मेटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायो बायोलिस्टिक जीन गन, ठीक है, या फिर लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर। आप बताइए आंसर क्या होगा? हम इसको इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारे सारे ही प्रोसेस को एक एक बार देख लेते हैं, सारे प्रोसेस क्या करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रेड पेन, अगर बात करें ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट
हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है प्लांट या फिर किसी भी होस्ट में, ठीक है, किसी भी होस्ट में, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम दो तरीके के मैकेनिज्म का यूज करते हैं। एक तो मैकेनिज्म जिसमें वेक्टर होगा, जिसमें वेक्टर प्रेजेंट होगा, और एक मैकेनिज्म यूज करेंगे जिसमें कोई भी वेक्टर का यूज नहीं होगा, वेक्टर एब्सेंट होगा। वेक्टर प्रेजेंट होगा वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं, जो हमने देखा टीआई प्लाज्मिड मीडिएटेड प्रोसेस, टीआई प्लाज्मिड मीडिएटेड प्रोसेस होता है। और कौन सा होता है, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। और प्लाज्मिड मीडिएटेड, ठीक है, नॉर्मली प्लाज्मिड मीडिएटेड प्रोसेस का यूज करते हैं। तो हमारा हो जाता है, तो हमारा हो जाता है ये। तो अगर हम बात करें वेक्टर जिसमें प्रेजेंट नहीं है, कौन से मेथड्स है जिसमें वेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है डाइवेलेंट केटायन, डाइवेलेंट केटायन का हम यूज करते हैं जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम दोनों का यूज करते हैं। ये मेथड यूज किया जाता है बैक्टीरिया के लिए। सेकंड हमारा क्या आ जाता है, हीट शॉक मेथड, हीट शॉक मेथड। थर्ड हमारा कौन सा आ जाता है, थर्ड हमारा जाता है पीईजी, पीईजी मेथड। ये तीनों मेथड्स किसके लिए यूज होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। अगर बैक्टीरिया में हमको ट्रांसफर करना है जीन को तो ये उसके लिए यूज करते हैं। फिर प्लांट्स के लिए कौन से यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए अगर देखना हो तो हमको जीन गन, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड का यूज करते हैं। बायोलिस्टिक जीन गन मेथड में क्या होता है, या तो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन, टंगस्टन से भरे हुए पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, सेल्स पे। तो ये हाई वेलोसिटी मेटल्स होते हैं, इनको प्लांट सेल पे बम्बार्ड किया जाता है जिसकी वजह से प्लांट सेल्स में ये एंटर कर जाते हैं इजीली। तो बायोलिस्टिक जीन गन मेथड यूज होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। अगर लाइपोसोम मेडिएटेड मेथड की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें लाइपोसोम का यूज करता है, लाइपोसोम वेसिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड, इसमें छोटे से इंजेक्शन यूज करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है सेल में। ये यूज होता है फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके पोर्स का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा क्या पूछा है, प्लांट सेल्स के लिए पूछा है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। असर्शन एमएस मीडियम इज वाइडली यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, एमएस मीडियम का यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में वाइडली, ठीक है। रीजन क्या दिया है, इट प्रोवाइड्स माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद विटामिन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स नीडेड फॉर सेल ग्रोथ। अभी हमने बोला था आपसे कि एमएस मीडियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एमएस मीडिया क्या होता है, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट चीजें सारे ही प्रेजेंट होती है। एमएस मीडिया होता क्या है, म्यूरा, म्यूराशीर स्कूग मीडिया, ठीक है, ये इसका नाम होता है। और इसको डिस्कवर कब किया गया था, 1962 में। म्यूराशीज, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, म्यूरासीज स्कूग मीडिया इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था 1962 में, टोबैको का, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब इन्होंने टोबैको का एक्सपेरिमेंट किया था। अब एमएस मीडिया की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स जैसे इथाइलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये सारे हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ जेलिंग एजेंट्स भी होते हैं, जेलिंग एजेंट्स भी होते हैं जो कि अगार से या फिर फाइटा जेल से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें एमएस मीडियम में यूज़ होती हैं जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सही चीज़ है, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। वाइटामिन भी इसमें होते हैं, कुछ पीजीआर्स भी होते हैं जो कि सेल के ग्रोथ को
सही करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों एक्सप्लेनेशन और रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूजेस विच ऑर्गेनिज्म। अब आपने जान लिया होगा कि ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हो चुका है, ठीक है। अब ह्यूमन इंसुलिन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना है उसको हम ह्यूमुलिन बोलते हैं, ह्यूमुलिन होता है, ठीक है। अगर नॉर्मली इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन कहाँ से होता है, पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, बीटा सेल से, ठीक है। पैनक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। जो इंसुलिन होता है वो कैसे सिक्रीट होता है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिक्रीट होता है। प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिक्रीट होने का मतलब ये एक्टिव नहीं होता है, इट इज इनएक्टिव। जब ये सिक्रीट होता है तो इसमें ए चेन पाई जाती है, ठीक है, बी चेन पाई जाती है और सी चेन पाई जाती है, सी चेन पाई जाती है। ए चेन, बी चेन और सी चेन। सी चेन क्या करता है, ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये प्रो इंसुलिन में। लेकिन जब इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है तो इंसुलिन में सिर्फ ए और बी चेन्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें सी चेन एब्सेंट होता है। सी चेन इंसुलिन में, मैच्योर इंसुलिन में एब्सेंट होता है। तो जब यूमुलिन का फॉर्मेशन किया गया तो यूमुलिन में इकोलाई का यूज किया गया था। यूमुलिन का फॉर्मेशन करते टाइम इकोलाई का यूज किया गया। इकोलाई में दोनों अलग चेन्स को अलग अलग डिस्कवर किया गया, ठीक है। पहले ए चेन को बना गया, फिर बी चेन को बना गया, फिर इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें पूछा है कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज करके बना गया था, तो इकोलाई का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, इकोलाई वाज यूज, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लो, इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें ए चेन, बी चेन और सी चेन दोनों होती है। इंसुलिन जब एक्टिव फॉर्म में होता है तो उसमें सी चेन एब्सेंट होता है। सी चेन कैसा होता है, एब्सेंट होता है। जो यूमुलिन बनाया गया था इसमें ए और बी चेन था, सी चेन इसमें भी नहीं था, ठीक है। तो ये एक्टिव फॉर्म में था। कहाँ से बनाया गया, ई कोलाई का यूज करके, ई कोलाई का यूज करके बनाया गया। दोनों अलग अलग चेन्स को पहले बनाया गया, फिर उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ई कोलाई विद ए एंड बी चेन्स प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, ठीक है। पहले ए चेन बना गया, फिर बी चेन बना गया और उनके बीच में फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टोमेटो, गोल्डन मस्टर्ड। आप इसका सॉल्यूशन बताइए अगर आपको पता है। थोड़ी देर के लिए हम वेट कर लेते हैं। अब बीटी कॉटन को हमने देखा तो बीटी कॉटन में क्या होते हैं, इसमें होते हैं क्राइजीन्स। क्राइजीन्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को रोकने में, इंसेक्ट्स को मार देने में हेल्प करते हैं, साफ समझो। तो बीटी कॉटन क्या होगा, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए बना गया। गोल्डन राइस क्या होगा, गोल्डन राइस में प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है, प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, तो बीटा कैरोटीन हो गया। फ्लेवर सेवर टोमेटो को हम बोलते हैं एंडलेस समर, एंडलेस समर बोलते हैं, या फिर इसको मैक ग्रेगर टोमेटो, मैक ग्रेगर टोमेटो बोलते हैं, क्योंकि इसको मैक ग्रेगर ने डिस्कवर किया था। इसको मैक ग्रेगर ने 1994 में डिस्कवर किया था फ्लेवर सवर टोमेटो को, जिसको हम एंडलेस समर या मैक ग्रेगर टोमेटो बोलते हैं। ये क्यों बना गया था, इसकी राइपनिंग डिले करके, क्योंकि इसमें जो पेक्टिन प्रेजेंट होती है सेल वॉल में, सेल वॉल की जो पेक्टिन थी उसको हमने कुछ इनएक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से ये राइपनिंग इसमें जल्दी नहीं होगी, डिलेड राइपनिंग होनी चाहिए। मस्टर्ड, गोल्डन मस्टर्ड एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी से बना। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी को हम जीन साइलेंसिंग मेथड भी बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ई कोलाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Escherichia coli, Bacillus amyloquifens, Thermus aquaticus एंड Acrobacterium tumefaciens। इको R1 कहाँ से ऑब्टेन होता है, इको R1 क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, Escherichia coli से।
और थर्मस एक्वाटिकस से हमने देखा टैग पॉलीमरेज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस से क्या होता है, इससे टीआई प्लाज्मिड, इसमें होता है टीआई प्लाज्मिड होता है, इसमें क्या होता है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ये इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे पीसीआर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, टिश्यू कल्चर इंड्यूस्ड जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस। सोमाक्लोनल वेरिएशंस कैसे होते हैं, सोमाक्लोनल वेरिएशंस कब होते हैं, जब हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो अलग अलग स्पीशीज होती है, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, इनके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। इट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, इसमें से न्यूक्लियस निकल चुका है तो इनका न्यूक्लियस तो नहीं रहेगा, तो इसमें मियोसिस तो होती नहीं है, फर्टिलाइजेशन में नहीं होता, पॉलिनेशन का कोई मतलब नहीं है। टिश्यू कल्चर इंड्यूस्ड जेनेटिक एपिजेनेटिक चेंजेस, इसमें जब वेरिएशन तभी आएगा जब आप जेनेटिक चेंजेस करोगे या फिर एपिजेनेटिक चेंजेस करोगे, तो सोमाक्लोनल वेरिएशन तभी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। 15 नंबर देख लेते हैं। असर्शन बीटी कॉटन प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू बुलवर्म अटैक, ये तो सही है, हमने बहुत बार देख लिया। रीजन क्या दिया, क्राई प्रोटीन्स crystals are toxic to insect only after activation in an alkaline gut environment। ये पूरा स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब जो क्राई जीन्स होते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकेंड ए बी, ए सी, ये सारे होते हैं, तो ये वैसे कैसे होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। नॉर्मली ये जब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक सब कब होते हैं, टॉक्सिक ये तब होते हैं जब ये इंसेक्ट के गट में जाते हैं, इंसेक्ट के गट में जाते हैं तो वहाँ का पीएच कैसा होता है, वहाँ का पीएच होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन पीएच होने की वजह से ये हो जाते हैं एक्टिव और वो टॉक्सिन्स का अपना एक्शन शुरू करते हैं। तो ये ऑप्शन असर्शन भी ठीक है, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अभी हमने क्राई जीन्स के बारे में देखा, क्राई जीन्स में कौन कौन से थे, क्राई सेकेंड ए बी, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, अभी हमने डिस्कस किया क्राई फर्स्ट ए सी, ठीक है, ये किसको कंट्रोल करता है, और क्राई फर्स्ट ए बी ये किसको कंट्रोल करता है, आप लोग सोचिए और बताइए, ठीक है, खुद को सोच के बताइए या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा एग्जाम्पल है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का, क्रॉसिंग टू वेराइटीज सेक्सुअली, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, टिश्यू ग्राफ्टिंग इन एनिमल्स एंड ग्राफ्टिंग। अभी हमने देखा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, स्पीशीज तो डिफरेंट होगी, ठीक है, स्पीशीज क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन फ्यूजन उनका सिर्फ प्रोटोप्लास्ट का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसको किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय कार्लसन, कार्लसन ने दिया था, कार्लसन ने इसको दिया था किसमें, निकोशियाना का यूज करके, निकोशियाना, सबसे पहले निकोशियाना प्लांट का यूज किया था। ये क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, स्पीशीज डिफरेंट होगी लेकिन फ्यूजन इसमें न्यूक्लियस का नहीं होता है, इसमें फ्यूजन होता है ओनली प्रोटोप्लास्ट। इसका एग्जाम्पल बेस्ट था, उन्होंने सबसे पहले लोगों ने बनाया पोमैटो, पोमैटो, पोमैटो क्या होता है, पोटैटो और टोमेटो, इन दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया गया और बना गया पोमैटो, लेकिन जो भी इनको डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए होते थे वो इनको नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में दिया है कैलस, एक्सप्लांट, हार्डनिंग, सब कल्चरिंग। अभी आपने अभी ये सारी चीजों को पढ़ा। कैलस हमने क्या देखा था, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती है, हमने एक्सप्लांट का सिलेक्शन किया, मीडिया प्रिपरेशन किया, इनोकुलेशन किया मीडिया में, फिर वहां पे हुआ कैलस का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, साइटोकाइनिन कम हुआ तो बनेगा रूट, रूटिंग होगी,
साइटोकाइनिन ज़्यादा हुआ, ऑक्सिन कम हुआ तो बनेगा शूटिंग होगी। फिर उसके बाद हम करते हैं कैलस का फॉर्मेशन हुआ, कैलस का डिफरेंशिएशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब इसको हम हार्डनिंग या फिर एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है उसको सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। कैलस क्या है? इट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्सप्लांट क्या है? जो भी इनिशियल पार्ट चाहिए हमको जिससे हम पूरा टिश्यू कल्चर परफॉर्म करने वाला है, तो इनिशियल प्लांट पार्ट यूज्ड फॉर कल्चर। तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। सी का क्या हो जाएगा? हार्डनिंग, ट्रांसफर ऑफ कैलस टू एक्लेमेटाइजेशन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सब कल्चरिंग क्या होता है? कैलस को फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर करना, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आप मिला लीजिएगा, आंसर कौन सा होगा? ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पीडीएफ मैं इसकी पूरी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एसएन बायोलॉजी के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर आपको सारे ही एमसीक्यूज के पीडीएफ्स और फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं। टीआई प्लाज्मिड नेचुरली फाउंड इन ई कोलाई, बैसिलस thuringiensis, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एंड सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। ये क्या होता है? ईस्ट होता है, ठीक है। ई कोलाई, इससे हमने क्या ऑब्टेन किया? इको R1 विच इज एन एस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैसिलस thuringiensis से क्या हुआ? बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी जीन से मिलता है, जिससे बीटी कॉटन या फिर बीटी सारे क्रॉप्स बने, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से क्या मिलता है हमको? टीआई प्लाज्मिड। ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। ये क्राउन गॉल डिजीज करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसको याद रखिएगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस ये क्या होता है? नेचुरल प्लांट पैथोजन होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस क्या होता है? इट इज अ नेचुरल प्लांट पैथोजन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि नेचुरल प्लांट पैथोजन कौन सा होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस होता है। ये कैसा होता है? इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अगर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया याद है तो उनकी लिस्ट बताइए, या फिर वेट करिए कल की वीडियो का। कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे ही माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, और सारे डिस्कस करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पीसीआर रिक्वायर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पीसीआर में जरूरत होती है कौन कौन सी चीजों की? एक्सेप्ट मतलब कौन सा चीज इसमें एब्सेंट होता है, सिंपल सी चीज है ये। कौन सी चीज नहीं चाहिए? टैग पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्राइमर्स एंड डीएनटीपी। पीसीआर क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। पीसीआर डिस्कवर किसने किया था? पीसीआर डिस्कवर किया था कैरी मुलिस ने, ठीक है। पीसीआर किसने डिस्कवर किया था? it was discovered by कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर किया था। और पीसीआर में जो टेस्ट ट्यूब ये बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एपेंडोर्फ ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। पीसीआर में टेस्ट ट्यूब जो यूज होता है वो उसको क्या बोलते हैं? यूज क्यों करते हैं पीसीआर? फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, जिसमें हम 3 स्टेप्स, बेसिक से 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस होती है। 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? हम प्रोटीन्स और सारी चीज़ों को डीनेचर करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ये 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीनेचुरेशन होता है। सेकंड होता है एनिलिंग। एनिलिंग क्या करता है? यहाँ पे हम प्राइमर को जोड़ते हैं, ठीक है, प्राइमर को ज्वाइन करते हैं। प्राइमर की बात करें तो 2 तरीके का प्राइमर होते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है, एक रिवर्स प्राइमर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे 2 प्राइमर्स यूज होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। थर्ड क्या होता है? थर्ड हमारा होता है डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हम यूज करते हैं वही टैग पॉलीमरेज अपना,
टैग पॉलीमरेज यहाँ पे होता है एक्सटेंशन, एक डीएनए से एम्पलीफाई करके ढेर सारे डीएनए बन जाते हैं, तो ऐसा हुआ ये एक्सटेंशन। ये प्रोसेस है, ये 70 टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो टैग पॉलीमरेज यूज होता है एक्सटेंशन वाले प्रोसेस में, प्राइमर्स भी यूज होते हैं, डीएनटीपीज भी यूज होते हैं, मैग्नीशियम आयन यूज होता है, Mg2+ आयन यूज होता है, कुछ एल्कलीज भी यूज होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कोई यूज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। पीसीआर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कोई यूज नहीं होता, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है कि पीसीआर में कौन सी चीज एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अ वेक्टर मस्ट हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सही है। विदाउट ओरी, ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अ वेक्टर कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इनसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। ये आप बताओ, एक बार सोचो, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो वेक्टर के बारे में चीजों को सोचो, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर को। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को हम डीएनए व्हीकल बोलते हैं, डीएनए व्हीकल या फिर डीएनए टैक्सी। ये क्या करता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक है। वेक्टर हमारा बेसिक, जो सबसे मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन सा यूज करते हैं? प्लाज्मिड वेक्टर का यूज करते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर का यूज करते हैं, जिसको हम डीएनए टैक्सी, डीएनए व्हीकल ये सारे कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड होता है वो हमेशा, इट इज ऑलवेज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उसके जीनोम से अलग एक क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसका यूज हम एज अ वेक्टर करते हैं। अब अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के कुछ कैरेक्टर्स की, तो वेक्टर को तब सबसे पहले तो स्मॉल साइज होना चाहिए। साइज इसका कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। इसका खुद का, इट शुड हैज ओन ओरी, इसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सो दैट ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से ये अपना रेप्लिकेशन, ये खुद से रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। और इसका क्या स्ट्रक्चर, कैरेक्टर क्या होना चाहिए? इट शुड हैव हाई कॉपी नंबर, इसका कॉपी नंबर ज्यादा होना चाहिए। इस पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, और एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट्स एक से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में दिया है मस्ट हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो मस्ट ही है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं हो कर पाएगा। ये सेम चीज इसमें दिया है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। Which of these is used as selectable marker in recombinant DNA technology? recombinant DNA technology में selectable marker की तरह कौन सा यूज किया जाता है? अगर selectable marker की बात करें तो ये होता क्या है, इसका यूज करते क्यों है? तो selectable marker is used to differentiate transformants from non transformant। ये क्या करता है? transformants एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। कौन? सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर के पास दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो इसके पास हो सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। इसके पास एक और चीज हो सकती है, या तो इसके पास एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, या तो इसके पास एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का अगर एग्जांपल बात करें तो जैसे अगर आपने देखा होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के लिए होता है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होता है, ये होता है। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है लैगजेड। आपने लैगोपेरॉन पढ़ रहा होगा। लैगजेड जीन क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा यूज किया जाता है? इंसुलिन जीन, क्राई जीन, जीपीएफ प्रमोटर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सिलेक्टेबल मार्कर के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। इसमें अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बजाय अगर एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन देता तो वो भी आंसर सही होता है। इसके पास दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं।
मैच द कॉलम फर्स्ट विद द सेकेंड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। ये क्वेश्चन यहाँ पे इन दोनों की वजह से है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हमने देखा कैलस का फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें कैलस में जब ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन से तो रूट का फॉर्मेशन हुआ। वहीं से देखो ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन कम है तो रूट इंडक्शन हुआ। साइटोकाइनिन से स्टेम इंडक्शन। जिब्रेलिन क्या करता है, शूट का इंडक्शन करता है। इथाइलिन फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 23 देखते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन इज कमर्शियली सिग्निफिकेंट मेनली बिकॉज इट produces genetically variable plants, produces disease free true to type plants rapidly, works only on animal cells, requires no lab setups। माइक्रो प्रोपगेशन क्या करता है, माइक्रो प्रोपगेशन में कोई भी मियोसिस नहीं होती, मियोसिस नहीं होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जेनेटिकली वेरिएबल प्लांट्स तो नहीं बनेंगे, ठीक है। लैब सेटअप की ज़रूरत होती है। वर्क्स ओनली ऑन एनिमल्स, ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट्स पे भी वर्क करते हैं। इट प्रोड्यूसेस डिजीज फ्री ट्रू टू टाइप प्लांट्स। डिजीज फ्री प्लांट्स क्यों बनते हैं, जब हम मेरिस्टम का कहीं भी यूज़ करते हैं तो मेरिस्टम वाला जो पार्ट होता है वो वायरस फ्री होता है। वायरस फ्री होने की वजह से, वायरस और बैक्टीरिया से फ्री होने की वजह से ये हम डिजीज फ्री प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। मान लो एक प्लांट है, यहाँ का मेरिस्टम है, इस मेरिस्टम को हमने कट किया, मेरिस्टम की सेल को रिमूव कर लिया, ये सेल अभी डिजीज फ्री होगी, यहाँ पे डिजीज नहीं होगा न्यू सेल्स में, ठीक है। इसको हमने कैलस का फॉर्मेशन किया, कैलस से सेम वही टिश्यू कल्चर वाला प्रोसेस करके हम पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। assertion PCR can amplify a specific DNA sequence exponentially। रीजन क्या दिया है, ईच PCR साइकिल इन्वॉल्व डीनेचुरेशन सही है, एनिलिंग सही है जिसमें हम प्राइमर जोड़ते हैं, एक्सटेंशन यूजिंग थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। अच्छा आप बताओ PCR मशीन को क्या बोलते हैं, PCR मशीन को हम बोलते हैं थर्मोसाइक्लर बोलते हैं, ठीक है। PCR मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोसाइक्लर। पीसीआर एम्पलीफाई करता है डीएनए को एक्सपोनेंशियली, ठीक है, ये भी सही है, सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देख ले हैं। विच प्लांट हार्मोन कॉम्बिनेशन इज क्रिटिकल फॉर शूट फॉर्मेशन। शूट इंडक्शन रूट कल्चर में हमने फिर से देखा, फिर से पढ़ लो, ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन कम है तो रूट बनेगा, साइटोकाइनिन ज़्यादा है कैलस में ऑक्सिन कम है तो शूट बनेगा। हमको क्या पूछा है, शूट पूछा है, तो साइटोकाइनिन ज़्यादा, हाई ऑक्सिन नहीं होना चाहिए, इक्वल ऑक्सिन नहीं होना चाहिए, ओनली जिब्रेलिन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाई ऑक्सिन एंड लो, हाई साइटोकाइनिन एंड लो ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसने दिया था, इसको ये प्रोसेस किसने दिया था, टाइसेलियस ने। टाइसेलियस ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस सबसे पहली बार दिया गया था। ये क्या करता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू डीएनए का सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो साइज होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेशन किया जाता है। एनसीईआरटी में एक लाइन दी है वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है, एनसीईआरटी में दिया है स्मॉलर द फ्रेगमेंट, स्मॉलर द फ्रेगमेंट further it moves, further it move। अब वहीं की रुका। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यूज करते हैं मैट्रिक्स एगरोस जेल का, एगरोस जेल का यूज करते हैं। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप ऐसे समझो, इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं दोनों साइड में। एक साइड आपका कैथोड रहता है, नेगेटिवली चार्ज थिंग्स, ठीक है, एक साइड आपका कैथोड रहता है, इस साइड आपका एनोड ऐड होगा, यहाँ पे एनोड होगा, ठीक है, ये एनोड यहाँ पे होगा। यहाँ छोटे छोटे वेल्स होते हैं जहाँ पे हम डीएनए को लोड करते हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि डीएनए ना जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो ज़्यादा आगे चले जाएंगे, ठीक है, इन कंपेरेटिव।
जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो वेल के पास रह जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब यही है, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फर्दर इट मूव्स। तो जो एनोड के पास होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा। एनोड के पास ये क्यों जाएगा? क्योंकि जो डीएनए हमारा होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो एनोड की तरफ मूव करता है। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है? इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड। कैथोड की तरफ मूव नहीं करता। कैथोड यहाँ दोनों में दिया है। एनोड बिकॉज डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज, नहीं। एनोड बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये सही हो जाएगा क्योंकि डीएनए जो होता है हमारा वो होता है नेगेटिवली चार्ज। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप बता दीजिए कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता क्यों है, क्या रीज़न है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप लोग ज़रूर बताइए इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया है। इसमें असर्शन क्या दिया है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कैन क्रिएट हाइब्रिड्स बिटवीन सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पीशीज। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन जब करेंगे तो इट कैन क्रिएट हाइब्रिड्स, वो हाइब्रिड्स क्रिएट करेगा बिटवीन सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पीशीज। जो स्पीशीज सेक्सुअली इनकम्पैटिबल है, जिनके बीच में मेटिंग नहीं हो सकती, उनका जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करेंगे तो हम हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये असर्शन सही है कि नहीं, आप बताइए। रीजन क्या दिया है? सेल वॉल रिमूवल अलाउज डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो सेल वॉल तो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक मटेरियल का हम डायरेक्ट फ्यूजन कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में क्या होता है? सेल वॉल को रिमूव करके दोनों ही स्पीशीज का हम फ्यूजन कर सकते हैं, तो उनका जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन दोनों हो जाता है और रिजल्ट करता है हमारा हाइब्रिड, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या है? असर्शन भी ठीक है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जीन थेरेपी एज अप्लाइड इन द एडीए डिफिशियंसी केस। एडीए डिफिशियंसी क्या होता है? एडेनोसिन एडेनोसिन डीएमिनेज डीएमिनेज डिफिशियंसी, ठीक है। एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी होता है। इसका ऑप्शन क्या दिया है? डायरेक्ट करेक्शन ऑफ म्यूटेटेड जीन इन सीटू, सर्जिकल रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन वाया वेक्टर इनटू लिम्फोसाइट्स, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू सप्रेस सिम्टम्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है जीन थेरेपी के लिए, ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब करता है जीन थेरेपी में, तो जीन थेरेपी में क्या किया जाता है? जीन थेरेपी सबसे पहले अगर बात करें, फर्स्ट जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी एक लड़की को दिया गया था। कब? छोटी सी बच्ची को 1990 में, जिसको एडीए डिफिशियंसी थी। एडीए डिफिशियंसी से कोप कर लड़की को दिया गया था, एक छोटी सी बच्ची को जीन थेरेपी दिया गया था। इसमें क्या होता है? फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं यूजिंग वेक्टर, और किस में इंट्रोड्यूस करते हैं? लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, वेक्टर का यूज़ करते हैं, जैसे हमने प्लाज्मिड वेक्टर पढ़ा, उनके थ्रू हम जो फंक्शनल जीन होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, सो दैट एडेनोसिन डीएमिनेज की जो डिफिशियंसी है वो इनकम्प्लीट ना हो सके, वो सही हो जाए, ठीक है। तो इसका नाम, इसका भी हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मैच द कॉलम विद द कॉलम सेकंड, फर्स्ट को कॉलम सेकंड से करना है। एडीए डिफिशियंसी, क्राइजीन, आरडीएनए, इंसुलिन एंड मॉलिक्यूलर फार्मिंग। एडीए डिफिशियंसी ये क्या होता है? फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रायल इसका 1919 में हुआ था, 1990 में हुआ था, तो ए का हो जाएगा सेकंड। क्राइजीन हमने देखा, क्राइजीन क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकेंड ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी, ये सब हमने देखा। तो वो क्या होता है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट या फिर कॉर्न बोरर और बोल वॉर्म्स के लिए जो प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? इट इज़ बीटी टॉक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है। बीटी टॉक्सिन का प्रोडक्शन करने के लिए हम क्राइजीन्स का यूज़ करते हैं। जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। आरडीएनए इंसुलिन, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन था, जो उसको हम यूमुलिन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट आरडीएनए बेस्ड ड्रग, इट वाज द फर्स्ट आरडीएनए बेस्ड ड्रग। अगर यूमुलिन की बात करें, आपने देखा यूमुलिन की,
तो यूमुलिन में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? यूमुलिन में ए और बी दोनों चेन पाए जाते हैं, इसमें सी चेन एब्सेंट रहता है, इसमें सिर्फ ए और बी चेन पाया जाता है। जैसे कि एक्टिव इंसुलिन जो कि प्रो इंसुलिन में ए बी सी तीनों चेन पाई जाती है, जबकि इंसुलिन जो एक्टिव वाला होता है उसमें ए और बी चेन पाई जाते हैं। तो हमारा जो यूमुलिन बनाया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, उसमें भी ए और बी दोनों जीन्स थे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग इज फार्मास्यूटिकल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, फिर भी जो जो चीज़ें आपको आ रहे हैं उससे एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, वो बेस्ट मेथड होता है एमसीक्यूज को करने का। नेक्स्ट है असर्शन, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। रीजन क्या दिया है? ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रोड्यूस सेपरेटली इन इकोलाई एंड कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अभी हमने देखा कि यूमुलिन जो हमने देखा, यूमुलिन था उसमें सिर्फ ए और बी दोनों ही चेन प्रेजेंट थे। किसका यूज़ किया गया था इसको बनाने के लिए? एस्चेरिया कोलाई का यूज़ किया था। एस्चेरिया कोलाई में दो अलग अलग तरीके के ए चेन बनाया गया, फिर बी चेन बनाया गया और उनके बीच में फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया। तो इंसुलिन में भी वही चीज़ होती है, ए होता है प्लस बी होता है, ठीक है। प्रो इंसुलिन की बात करो अगर, प्रो इंसुलिन में ए चेन बी चेन सी तीनों चेन्स होती हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच एंजाइम इज एसेंशियल इन आरटीपीसीआर बट नॉट इन स्टैंडर्ड पीसीआर? आरटीपीसीआर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर या फिर आरटीपीसीआर किस में किया जाता है? ये उन जगह पर किया जाता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, या फिर जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा है? वो आरएनए है। तो आरएनए को पहले कन्वर्ट करना होगा डीएनए में, उसके बाद इसका हम पॉलीमराइजेशन पीसीआर करेंगे, ठीक है। तो पहले आरएनए को डीएनए को में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करते हैं, ठीक है। आरटीपीसीआर आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोविड-9 जो होता है वो भी आरएनए वायरस होता है, ठीक है। आरएनए वायरस होता है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, अगर उसका पीसीआर करना है तो पहले हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। टैग पॉलीमरेज क्या होता है? ये हमारा थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, जो कि थर्मस एक्वेटिकस एक आर्की बैक्टीरिया है उससे होता है, मिलता है। डीएनए लाइगेज क्या होता है? ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। और डीएनए लाइगेज न्यूक्लियोटाइड्स को, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि हमको आरटीपीसीआर से पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मैच द कॉलम विद द कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? मैच कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकेंड। एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टम कल्चर एंड एंडोस्पर्म कल्चर। जब हमने टिश्यू कल्चर वाला क्वेश्चन किया था तो हमने बोला था जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्सप्लांट सिलेक्शन। फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्लांट को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा पार्ट प्लांट का हमको यूज़ करना है। तो अगर एंथर का कल्चर कर रहे हैं तो क्या होगा? एम्ब्रियो का कल्चर कर रहे हैं तो क्या होगा? मेरिस्टम कल्चर, एंडोस्पर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें एम्ब्रियो कल्चर की, तो एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है? एम्ब्रियो कल्चर में वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन किया। मेरिस्टम कल्चर की बात करें अगर, मेरिस्टम कल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेरिस्टम कल्चर जब करते हैं तो क्योंकि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें वायरस एब्सेंट होता है। तो अगर हमको क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ लगता है कि अगर आपको वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन करना है तो कौन सा कल्चर यूज़ करेंगे? तो मेरिस्टम कल्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो तो एंथर कल्चर हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए, एम्ब्रियो कल्चर हाइब्रिड ओवरकम करने के लिए, ठीक है। और एंडोस्पर्म कल्चर
ट्रिप्लाइड प्लांट प्रोडक्शन। एंडोस्पर्म हमारा 3N होता है, तो अगर ट्रिप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन करना है तो हम एंडोस्पर्म कल्चर करेंगे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यूजिंग एलाइजा इज बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ। एलाइजा क्या होता है? सबसे पहले एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये क्या होता है? एलाइजा। एलाइजा क्यों किया जाता है? ये यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए प्रोटीन, एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज या फिर कोई भी हार्मोन, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मेनली इसमें एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन देखा जाता है, तो एलाइजा इज बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। अब एलाइजा किस पे बेस्ड होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। Cryproteins in Bt toxin remains inactive in the bacterium but become active in the gut of insect gut because, ठीक है। अच्छा, क्राई प्रोटीन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के बाहर जब रहते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। इसको इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट के गट में गया, ये फिर क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। एक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि जो इंसेक्ट का गट होता है वहाँ का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? इट इज एल्कलाइन। एल्कलाइन पीएच होने की वजह से, एल्कलाइन पीएच होने की वजह से जो ये प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन जो होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? जो गट के जो सेल्स होते हैं उनका लाइसिस कर देते हैं, ठीक है। तो लो पीएच ऑफ एक्टिवेशन नहीं, ऑफ एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट सही है, विच solubilizes एंड एक्टिवेट्स द टॉक्सिन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पीएच, द टॉक्सिन इज पीएच इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है। इंसेक्ट्स हैव स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिवेटिंग एब्सेंट, नहीं, ये भी नहीं सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अगेन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड एलाइजा। अभी हमने एलाइजा पढ़ा। एलाइजा क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है, तो ये हो जाएगा। सदर्न ब्लॉटिंग क्या करते हैं? हम डीएनए का डिटेक्शन करने के लिए, डीएनए का डिटेक्शन करने के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्यों यूज़ किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज फॉर प्रोटीन डिटेक्शन। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन का डिटेक्शन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए डिटेक्शन करने के लिए। तो ए का हो जाएगा थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। असर्शन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। हाँ, हमने ये ठीक है इसको देखा था, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्या करता है? टीडीएनए इंजेक्ट करता है, ठीक है, टीडीएनए। इट कैन ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड विच इज टीडीएनए इनटू प्लांट जीनोम नेचुरली। असर्शन भी ठीक है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हम इसको पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट नेमेटोड रेजिस्टेंस वर्कड बाय, ठीक है, enhancing mRNA translation, silencing specific RNA of the pest through DS production of the dsRNA in the plant, producing crytoxins and blocking DNA replication। अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? जब हम आरएनए इंटरफेरेंस को हम जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इट इज जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म। ये क्या होता है? जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म होता है जहाँ पे हम जो भी फंक्शनल जीन है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल है, उसको हम किसी भी मैकेनिज्म से साइलेंट करते हैं। कौन सा मैकेनिज्म होता है? यहाँ पे हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए का प्रोडक्शन करते हैं, डीएस आरएनए का प्रोडक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पाता है और वो जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो आरएनए को हम इंटरफेयर कर देते हैं, आरएनए को क्या करते हैं? इंटरफेयर कर देते हैं, जो कि एमआरएनए का ट्रांसलेशन रोक देता है। जब एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या होता है? साइलेंसिंग स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द पेस्ट
थ्रू DsRNA डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रोडक्शन इन द प्लांट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। Which of the following is not a criteria for molecular vehicle to act as cloning vector? ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है या फिर मॉलिकुलर वेक्टर का कौन सा क्लोनिंग वेक्टर जो होता है, क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर के हमने क्राइटेरिया अच्छे से अभी पढ़ा था कुछ क्वेश्चंस में पहले। उसके पास होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके पास होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये होना चाहिए, हमसे नॉट पूछा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर ये भी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स ये भी होना चाहिए, और इसके अलावा क्या होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर का, इसका हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल साइज होना चाहिए। ये सारे क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टर्स हैं। क्या नहीं होना चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इन अवेलेबिलिटी टू मैनिपुलेटेड। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इसका लो होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट हाई नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा क्राइटेरिया नहीं है क्लोनिंग वेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अ प्लाज्मिड यूज्ड एज वेक्टर मस्ट नॉट हैव, जो प्लाज्मिड यूज किया जाता है वेक्टर की तरह उसके पास क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये तो होना ही चाहिए, ये तो मस्ट है, सिलेक्टेबल मार्कर ये भी होना चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स ये तो होना ही चाहिए, एबिलिटी टू इंटीग्रेट रैंडमली एंड डिस्ट्रॉय द होस्ट जीनोम, हमको होस्ट का जीनोम को नहीं डिस्ट्रॉय करना, हमको बस वहाँ पे रेप्लिकेट करवाना है। ठीक है, तो प्लाज्मिड के पास ये डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी वो इंटीग्रेट कर देगा तो हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा। तो प्लाज्मिड की ये जो क्वालिटी है ये नहीं होनी चाहिए। हमसे ऑप्शन पूछा है क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आज का ये हमारा रहने वाला है लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी, सो दैट मैं ये सारी वीडियोस ऐसे ही आपके लिए लाती रहूँगी। लास्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस कॉल्ड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को जहाँ पे कट करते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, एक्सॉन्स या फिर इंट्रॉन्स। ये आप लोग बताइए और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, और या फिर आपको कोई और हेल्प चाहिए नोट्स या क्लासेस से रिलेटेड तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था इको R1 का, इको R1 के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या था, GAATTC। ये कैसे होता है, GAATTC। अच्छा, इसका पोजीशन कहाँ पे होता है, ये कट कहाँ पे करता है, ये कट करता है यहाँ पे G और A के बीच में, ये कट कहाँ पे करता है, G और A के बीच में, और ये प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड्स। ठीक है, स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन करता है आफ्टर द कटिंग। ठीक है, ये वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं